लकी को जब पता चला कि राधिका के शरीर में जो जहर था वो जानलेवा था, तो खुद उसकी जान सूख गई थी। लकी तुरंत मेहरा परिवार को छोड़कर राधिका के पास में उससे मिलने के लिए हॉस्पिटल आ गया। राधिका की हालत बहुत खराब हो चुकी थी और अब उससे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। ऐसे में रीना ने लकी से कहा कि राधिका का इलाज ग्रीन के फूल से हो सकता था, लेकिन उसके लिए उसका आश्रम जाना बहुत जरूरी था। लकी ने इस मामले में बिना देर किए हाँ कर दी और शीना ने उनके टिकट बुक करवा दिए। इधर डॉक्टर ने राधिका को दवा देकर उसे सुला दिया था। लकी ने भी पृथ्वीराज को बता दिया कि वो राधिका को लेकर हिमाचल में बने आश्रम में जा रहा था, लेकिन पृथ्वीराज को पहले से पता था कि राधिका के शरीर में जो जहर घुल रहा था उसका कोई इलाज नहीं था, अब कुछ भी नहीं हो सकता था। लेकिन उसके पास में लकी से बेहतर और कोई उपाय भी नहीं था। भले ही वो मन मन ये चीज मान कर बैठ चुका था कि जिस तरह से उसने अपनी बेटी को खोया था उसी तरह से वो राधिका को भी खो देने वाला था, लेकिन वो इस चीज को लकी को बताकर निराश नहीं करना चाहता था। ऐसे में जयंत और पृथ्वीराज ने लकी की बात पर हामी भरी और लकी राधिका को ले जाने की तैयारी करने लगा। अगले दिन सुबह जल्द ही वो लोग राधिका और बाकी चारों लड़कियों को लेकर एयरपोर्ट पर आ गए। जैसे राधिका की हालत खराब थी उसमें वो अभी उसे कुछ भी नहीं बताना चाहता था, उसके साथ क्या हुआ था और उसे कहाँ ले जाया जा रहा था। राधिका, डॉक्टर्स कह रहे हैं कि तुम्हारी हालत में सुधार आ रहा है। वो कह रहे हैं कि हमें तुम्हें कुछ खुली हवा में ले जाने की जरूरत है। पढ़ाई का स्ट्रेस और तबीयत खराब होने की वजह से उन्होंने सलाह दी है ना कि हम तुम्हें पहाड़ों में ले जाएं, इससे तुम्हारी तबीयत में जल्दी सुधार आ जाएगा। लकी ने राधिका को समझाते हुए कहा। वो उसके सामने सच नहीं बता देना चाहता था। राधिका के कान में लकी की आधी बात गई और आधी बाहर रह गई। उसका दिमाग तो काम ही नहीं कर रहा था और न ही उसका शरीर उसका साथ दे रहा था। ऐसे में राधिका बस लकी के कंधे पर हाथ रखकर खड़ी हो गई और उसने अपना सारा भार लकी के कंधे पर डाल दिया। लकी, एक बात कहूं, मैं खुद भी तुमसे बहुत दिनों से ना यही कहने वाली थी कि मुझे पहाड़ों में गए बहुत टाइम हो गया है। बहुत दिनों से नदी नहीं देखी है। जब मैं गांव में थी तो रोज नदी देखा करती, लेकिन अब तो पता नहीं कितने दिनों से उसके पानी में अपने पैर भी नहीं डाले। चलो कोई नहीं, तबीयत सही करने के बहाने ही सही, लेकिन मुझे छुट्टी तो मिली। उफ। राधिका ने अधखुली आंखों से लकी को देखा और मुस्कुराने लगी। उसकी बात सुनकर लकी की कोरें भीगने लगी थी, लेकिन इतने में उसने अपनी नजर घुमा ली। राधिका की हालत जितनी भी नाजुक नजर आ रही थी उसे देखकर उन चारों लड़कियों को भी डर लगने लगा। उन्होंने लकी से कह तो दिया था कि ग्रीन का फूल राधिका की जान बचा सकता था, लेकिन क्या सच में वो उसकी जान बचा सकता था, इस बात का वो भी दावा नहीं कर सकती थी। राधिका की हालत देखकर उन्हें घबराहट हो रही थी। उन्हें नहीं पता था कि वो राधिका को आश्रम तक जिंदा ला भी सकती थी या नहीं। लकी ने सबके साथ में एयरपोर्ट पर चेक इन किया और अपनी गेट की तरफ जाने लगा। चलो, लकी ने कहा और सब लोग आगे बढ़ने लगे। जैसे ही वो लोग अपनी फ्लाइट में चढ़े तो एक आदमी जो खंबे के पीछे छिपा हुआ था वो खंबे की आड़ से बाहर आ गया। शोएब ने इस आदमी को लकी के ऊपर नजर रखने के लिए बैठा रखा था और ये निशा के गायब होने के बाद से ही लकी की हर हरकत को देख रहा था। जैसे ही लकी फ्लाइट में चढ़ा तो इस आदमी ने शोएब को फोन मिला दिया। शोएब भाई, लकी अपने साथ में 5 लड़कियों को लेकर धर्मशाला की तरफ रवाना हो गया है। उसके साथ में एक लड़की थी जो थोड़ी सी अलग नजर आ रही थी। उसकी हालत देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो बहुत ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रहने वाली है। हो सकता है कि फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ जाए। और लकी कैसा है? उधर से शोएब ने पूछा। हाँ, लकी तो जब से पता चला कि उस लड़की की तबीयत खराब हो गई है तब से उसका चेहरा उतरा हुआ है और बदन बड़ा ढीला पड़ गया है। ज्यादा जान नजर आ नहीं रही है। कल रात को तो मैंने उसे हॉस्पिटल के बाहर बहुत ज्यादा रोते भी देखा। वो कल एक बार रोने से पहले ना किसी की गाड़ी में बैठकर राधिका के घर भी गया था, लेकिन वहां पर बात क्या हुई इसके बारे में मुझे कोई अंदाजा नहीं है। अच्छा चलो ठीक है, शोएब ने इतना कहा और फोन काट दिया। वो अभी भी हिल्टन होटल के अंदर ही था। निशा को उसने वहां पर रुकाया हुआ था और नीचे सब लोगों से कह दिया था कि अगर कोई निशा की तलाश करने के लिए आए तो उन्हें जवाब में ना कहना है। निशा उसके बगल में ही लेटी हुई थी। शोएब की जो फोन पर बात हो रही थी वो निशा भी सुन रही थी। देखा, मैंने कहा था ना, लकी की जान बसती है उस लड़की में। वो उसके लिए कुछ भी कर सकता है। बस एक बार उस लड़की के प्राण निकलने दो, उसके बाद देखना लकी खुद भी ना या तो सुसाइड कर लेगा या फिर हार्ट अटैक से ही मर जाएगा। निशा ने शोएब के हाथों को सहलाते हुए कहा। मैंने तुमसे कहा था ना कि ध्यान से लकी को ही जहर देना। अब तुम कह रही हो कि वो उसकी गर्लफ्रेंड के जाने के बाद में खुद मर जाएगा। ऐसे कैसे मर जाएगा? अगर नहीं मरा तो?
शोएब ने अपने हाथ निशा के हाथ से छुड़वाते हुए कहा। जाने क्यों उसे निशा की बात पर पूरी तरीके से भरोसा नहीं हो रहा था और मन ही मन लकी के जिंदा रह जाने का डर उसे खाए जा रहा था। निशा को भी इधर शोएब की इस बात का बुरा लग गया। उसने जो भी किया वो सब शोएब के कहने पर किया। वो मानती थी कि उससे थोड़ी सी गलती हो गई थी, लेकिन ये सब उसने जानबूझकर तो नहीं किया था। इसके अलावा शोएब को तो उसका धन्यवाद देना चाहिए था कि उसने उसके कहने पर एक इंसान की जान लेने का काम किया, लेकिन यहाँ तो उल्टा उसे डांट रहा था। शोएब, तुम्हें इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है। और ये फोन पर उस आदमी क्या कह रहा था कि लकी राधिका के घर गया था। उसका यहाँ पटना में घर कैसे हो सकता है? मैं तो उसे अच्छी तरीके से जानती हूँ। वो एक छोटे से गांव से आती है। उसके परिवार में उसकी माँ के अलावा ना कोई है ही नहीं, और अभी कुछ वक्त पहले उनकी भी मौत हो गई। ऐसे में यहाँ उसका घर कैसे हो सकता है? वो तो यहाँ पढ़ने के लिए आई थी, क्योंकि उसे यहाँ पर अच्छी स्कॉलरशिप मिल रही होगी। निशा ने तुरंत अपनी तरफ से सफाई देते हुए कहा, लेकिन उसे मालूम नहीं था कि राधिका के दिल्ली से चले जाने के बाद में उसकी जिंदगी में क्या कुछ बीत गया था। सच में तुम्हें अच्छे से पता है ना ये सब? शोएब ने पूछा। उसे अभी भी निशा की बात पर भरोसा नहीं हो रहा था। अरे शोएब, मैं सही कह रही हूँ। तुम्हें इस बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। हमें अब शादी की तैयारी करनी चाहिए। तो मुझे ये बताओ कि तुम मुझे पापा से मिलवाने के लिए कब ले जा रहे हो? निशा ने बहुत ही उत्साह के साथ में कहा। इतनी क्या जल्दी है यार? वैसे ही मैंने कहा था ना कि जब तक लकी मर नहीं जाता तब तक हम शादी नहीं कर सकते हैं। शोएब ने सीधा मना करते हुए कहा। अरे राधिका के बिना समझो मर ही गया ना। वो जिंदा रहकर भी ना तो जिंदा रहेगा, लाश बन के रह जाएगा। इससे ज्यादा और कुछ नहीं। तुम्हें कह रही हूँ ना मैं, उसकी इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर वो सुसाइड से नहीं मरा तो दुख से मर जाएगा। निशा ने कहा और पलंग पर बैठ गई। वो शोएब के लिए अपने कपड़े तक उतारने को तैयार हो गई थी। उसने अपना टॉप खोला और कहा, शोएब, 2 दिन हो गए मैं तुम्हारे बिना यहाँ मरे जा रही हूँ। राधिका की जान जाए उससे पहले तो मुझे बचा लो ना, बचा लो। उसने कहा और शोएब के और पास आने लगी। वो उसे गले से लगाने ही वाली थी कि इतने में शोएब अपनी जगह से खड़ा हो गया। शोएब, शोएब! निशा पीछे से चिल्लाती रह गई और इतनी देर में शोएब वहां से गायब हो गया। वो निशा को कहीं भी नजर नहीं आ रहा था। उसने कमरे का दरवाजा खोला और वहां से बाहर चला गया। इस बात पर निशा को बहुत गुस्सा आया और उसने टेबल पर रखे ग्लास को फोड़ दिया। शोएब, मैं बहुत ज्यादा दिन तक ना तुम्हारी ये नखरे झेलने वाली नहीं हूँ। अगर तुम मुझे अपने साथ घर लेकर नहीं गए ना तो मैं खुद तुम्हारे घर आ जाऊंगी। उधर जब निशा शोएब की बाहों में ना जाने से निराश बैठी हुई थी तो इधर लकी भी उदास आंखों से सफेद बादलों को देख रहा था। राधिका उसकी बाहों में आराम से सो रही थी। लकी बीच बीच में उसकी सांस चेक करता। वो अभी भी जिंदा थी और लकी को बस इसी बात का सुकून था। काफी देर की फ्लाइट लेने के बाद में आखिरकार प्लेन धर्मशाला एयरपोर्ट पर लैंड कर गया। वहां पर पटना से ज्यादा ठंडा मौसम था। जैसे ही लकी उतर कर बाहर आया तो उसे सर्दी लगने लगी। इतने में राधिका को भी जोर से खांसी आने लगी। राधिका, तुम ठीक हो? राधिका! लकी ने उसे अपनी बाहों में ले लिया। वो उसकी इस हालत से पहले से ही बहुत घबराया हुआ था और उसकी जरा भी हरकत लकी के होश उड़ा दी थी। उसने राधिका को अपनी बाहों में जोर से कस लिया। अरे मैं ठीक हूँ, बस हवा की वजह से थोड़ी सी खांसी आ गई थी, राधिका ने मुस्कुराते हुए कहा। वो लकी की तरफ बहुत प्यार से देख रही थी, लेकिन उसके चेहरे का रंग उड़ने लगा था। भले ही वो कह रही थी कि वो ठीक थी, लेकिन वहां पर उसके साथ में जितने भी लोग थे उन्हें पता था कि वो किस हाल में वहां खड़ी थी। सबसे पहले लकी एयरपोर्ट से बाहर आया और राधिका के साथ एक होटल में चला गया। वहां उसे खाना खिलाने के बाद में वो उसे एक दवाई भी देने वाला था। जब तक रीना और बाकी सब लड़कियां खाना खा रही थी तब तक रीना उनके आश्रम जाने के लिए एक गाड़ी बुक कर चुकी थी। लेकिन जैसे ही राधिका के पेट में खाना गया वैसे ही उसे उल्टी होने लगी। खाना जैसे अंदर गया वैसे ही बाहर भी आ गया। उल्टी करने के बाद राधिका की गर्दन एक तरफ लटक गई और वो बेहोश हो गई। राधिका, राधिका! लकी ने उसके सिर को थामा और जोर से चिल्लाते हुए कहा। उसने तुरंत अपने बैग में से वो दवा निकाली जो हॉस्पिटल से लेकर आया था और सीधा राधिका के होंठों पर रख दिया। उसके बाद उसने राधिका को पानी दिया और दवा उसके पेट में चली गई। तुम ठीक हो जाओगी राधिका, तुम ठीक हो जाओगी, लकी ने कहा और उसके गालों को थपथपाने लगा। तब तक उसकी आंखों में आंसू आने लगे थे। वो अपने आप को संभाल नहीं पा रहा था। आंसू उसकी आंखों से नीचे गिरने लगे और ये सब देखकर वहां खड़ी वो चारों लड़कियां भी रोने लगी। गाड़ी आ गई, लकी ने रीना की तरफ देखते हुए कहा।
रीना ने एक बार के लिए लकी को देखा और फिर बाहर देखने लगी। गाड़ी आ चुकी थी। हाँ आ गई है, ठीक है, अब हमें जल्द से जल्द आश्रम लेकर चलो, लकी ने कहा और राधिका को अपनी गोद में उठा लिया। उधर उन चारों लड़कियों ने अपना सारा सामान लिया, खाने का पैसा दिया और होटल से बाहर आ गई। रीना ड्राइवर के साथ आगे बैठी हुई थी और लकी राधिका को पीछे की सीट पर बैठा कर रखा था। मीना, शीना और टीना को पीछे सामान के साथ बैठाया गया था। गाड़ी जितनी तेज हो सकती थी उतनी तेजी से आश्रम की तरफ बढ़ती जा रही थी, लेकिन संकरा रास्ता और चट्टान गिरते रहने की वजह से वो ज्यादा तेजी से नहीं चल पा रही थी। मीना का आश्रम धर्मशाला से 100 किलोमीटर दूर एक छोटे से गांव में पहाड़ के ऊपर बना था। वहां पर कुछ टूरिस्ट लोगों के अलावा कोई नहीं आता। रीना ड्राइवर को रास्ता बताती जा रही थी और लकी राधिका के हाथों को सहला रहा था। अब आगे क्या होने वाला था? क्या वो लोग वक्त रहते आश्रम पहुंच पाएंगे? क्या राधिका तब तक अपनी सांसों को बनाए रख पाएगी? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए